चलो, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बच्चे, हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं। और बच्चे, आज हो सकता है कि शाम को आपको ज्योग्राफी की भी क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाए। मे भी पॉसिबल है कि आज आपको करीब 6 बजे, ठीक है, 6 बजे शाम को बेटा 6 PM पर आपको ज्योग्राफी की इंट्रो क्लास आपको आज मिल सकती है बच्चे। ठीक है, तो आप सारे बच्चे जितने भी हो ये याद रखना कि 6 बजे से ज्योग्राफी की भी क्लास मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, 4 बजे साइंस की भी चल रही है और 11 बजे मैथ की भी क्लास है। कुछ बच्चों का कहना है बेटा कि लगातार क्लासेस कर दिया जाए, तो अभी लगातार क्लासेस बच्चे नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, लेकिन बहुत जल्द ये प्रयास किया जाएगा बच्चे कि जब एक बैच लॉन्च किया जाएगा तो फिर आपको लगातार सारी क्लासेस मिलनी क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी बेटा। ठीक है, और चलिए बच्चे, इतना है। हम लोग बच्चे DPSP पे बात कर रहे थे। ठीक है, और DPSP में मेरे ख्याल आर्टिकल 40 तक हो गया था। और आर्टिकल 40 ये कहता है बच्चे कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ये ग्रामीण सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसे ही बच्चे महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी की जो भी चीजें थी बच्चे, वो सारी की सारी जो स्तर थे या कह सकते हो स्टेजेस थे बेटा, वो सारे ग्रामीण स्तर के थे। कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि सर इंग्लिश में लिख देते हैं, समझ में नहीं आता बेटा, तो हिंदी लिखता हूँ उसी को तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ बच्चे, तो हिंदी ही पढ़ लो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो चलो आओ बच्चे, हम लोग आज बात करते हैं। ठीक है, और बात करते हैं बच्चे आज आर्टिकल 40 से आगे। ठीक है, आज 2 टॉपिक निपटा लिया जाएगा बच्चे, आज DPSP भी खत्म हो जाएगा और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हम लोग आज प्रयास करेंगे कि क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। और जब ये फिनिश हो जाएगा बच्चे तो फिर आपका अगला पार्लियामेंट वाला चैप्टर होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 40 तक था। एक बार रिवीजन करिए क्लास को। हमने आपको बच्चे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में आपको बताया था, और मैंने कहा था कि ये भाग 4 में है। और बच्चे भाग 4 के साथ साथ आर्टिकल 51 तक है बच्चे, और आर्टिकल 51 तक है तो कहां से है बच्चे, तो आर्टिकल 36 से लेकर बच्चे 51 तक है DPSP के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य का नीति निदेशक तत्व। क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा था यहां पर भारत सरकार जो होती है बच्चे, या जो सरकारें होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं बच्चे, बाउंडेड नहीं होती हैं। क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा था बच्चे कि जो DPSP है बच्चे, ये सामाजिक लोकतंत्र की बात करता है और प्लस बच्चे आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। सामाजिक लोकतंत्र की बात करता है और आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। कौन बेटा? आप बोलोगे सर DPSP बात करता है। क्लियर हो जाएगा। कहां से लिया गया था? तो मैंने ये भी बता दिया था बच्चे, आयरलैंड के संविधान से इसे अपनाया गया था। क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने आपको आर्टिकल बच्चे 36 बता दिया, 37 बता दिया, 38 भी फिनिश हो गया, और 39 के भी मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, और 40 भी बता दिया था। क्लियर हो जाएगा। मैंने कल एक त्रिस्तरीय व्यवस्था का भी पॉइंट बता दिया था कि कैसे ग्रामीण से हम संघ बनाते हैं, यानी भारत राज्यों का एक क्या है, संघ है बेटा। क्लियर हो जाएगा बच्चे। जल्दी ही मैं आपको संघ और राज्य के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक पार्ट 1 को एक्सप्लेन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, क्योंकि अभी बीच में जब हमने संविधान सभा पढ़ा था बेटा, और हमने जब संविधान का निर्माण किया था, तो उस बच्ची जगह पर एक टॉपिक रह गया। अभी आपके 2 लेक्चर बच रहे हैं बच्चे। एक आर्टिकल 13 का रिलेशन बताना है 368 से, अनुच्छेद 368 से, और एक आपका बताना है बच्चे हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्लियर हो जाएगा। तो उसे हम पार्ट 1 में कंप्लीट कराएंगे बच्चे, जहां पर संघ और राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। तो अगला आर्टिकल जो बच्चे 40 इसके बाद होगा, तो 41 जो होगा बच्चे, अब आगे बात कर लेते हैं। जो 41 होगा आर्टिकल, वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, राइट टू वर्क की बात करता है, और राइट टू बच्चे आपके पब्लिक एड की बात करता है। यानी कि जो आपका आर्टिकल बच्चे 41 है, ये कहता है काम, शिक्षा और लोक सहायता
काम, शिक्षा और लोक सहायता की बच्चे अधिकार की बात करता है। कौन सा आर्टिकल बात करता है बच्चे? तो आपका आर्टिकल 41 होगा। राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क और राइट टू पब्लिक एड की बात करता है बच्चे। कौन सा आर्टिकल? क्लियर हो जाएगा। 41 तो लिख दो यहां पर, राइट टू वर्क कामा, राइट टू एजुकेशन कामा, राइट टू पब्लिक एड। ठीक है बेटा, ध्यान से लिख लीजिएगा सारे बच्चे। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। क्लियर हो जाएगा। जब बच्चे सारी फैसिलिटी तब देंगी जब आप बेरोजगार होंगे। क्या होंगे? बेरोजगार होंगे। बताओ, एम्प्लॉयड होंगे कि बच्चे अनएम्प्लॉयड होंगे? तो अनएम्प्लॉयड की बात करता है बच्चे। दूसरा होगा एक निःशक्त व्यक्ति जो कार्य करने में सक्षम नहीं, अक्षम है बच्चे। एक निःशक्त व्यक्ति है, एक बुजुर्ग व्यक्ति बच्चे या बूढ़ा व्यक्ति कह सकते हो बच्चे, और एक आपको भी पता है बच्चे कि बेरोजगार की यहां पर बात की जाती है। तो बूढ़ा व्यक्ति हो गया, निःशक्त व्यक्ति हो गया, बेरोजगार हो गया। एक बच्चे पब्लिक एड में आ जाता है जैसे कोई बीमारी हो बच्चे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं सर। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंटें बेटा बेरोजगारी भत्ता की भी बात कर देती हैं। तो सर बेरोजगारी भत्ता की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं सर भत्ता वत्ता जो दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा बच्चे, ये हमारे पैरों को तोड़ने का भी काम करते हैं बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, भाई आप हमें फ्री में क्यों पैसा दे रहे हो? हमने तो आपसे फ्री में पैसा मांगा नहीं। लेकिन बच्चे अगर आप फ्री में किसी चीज़ का आदी बना दोगे तो फिर पक्का है पैरालिसिस हो जाएगा बच्चे, हम काम नहीं करने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है, अगर हमें घर से पैसा मिलने लगे और ज़्यादा बल्क में मिलने लगे तो फिर ये जो मैं मेहनत स्ट्रगल कर रहा हूँ तो फिर ये स्ट्रगल कहाँ करेंगे बच्चे? मैं तो सोचूंगा मेरी नीड तो पूरी हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं बच्चे, अब इन लोगों को अगर ऐसी लाभ मिलने तो बेस्ट है। लेकिन अब कोई युवा है, बेरोजगारी भत्ता दे देते हैं आकर बच्चे। ठीक है, अभी सर किसानों को देखो 2-2 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब किसानों को 2,000 दे दो यार, चलो ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा बच्चे कि किसानों को 2,000 देने से अच्छा बच्चे उनकी जो वस्तुएं जब तैयार हो तो उनके मूल्य को इंक्रीज कर दीजिए। यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है बच्चे, जो न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य होता है, जिसे मिनिमम बच्चे सपोर्ट प्राइस करते हैं, एमएसपी कहते हैं बच्चे, आप एमएसपी को इंक्रीज करो। ठीक है, और अगर इंक्रीज कर दोगे तो कभी किसान बच्चे ग्रसित नहीं होगा, बीमार होगा ही नहीं बेटा। क्लियर हो जाएगा। पता चलता है सर कि मौसम से फसल बच गई तो आपदाएं आ जा रही हैं, आपदाएं आ जा रही है, पता लगा ना आंधी तूफान आया और बच्चे सारी चीजों का विनाश कर दिया। तो आपने देखा होगा सर कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला अस्पताल भी होता है और आप देखते हो सर बहुत नॉमिनल पैसे में वो आपको लोक सहायता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं बच्चे। फ्री में कुछ बच्चों को एजुकेशन भी मिल रहा है। आप देखते हो सर कि आपने यूजी पीजी में एडमिशन लिया है और वहां से भी आपके पैसे बच्चे, जो समाज कल्याण डिपार्टमेंट होता है ना, फी को रिफंड कर देता है। जैसे आप कह सकते हो बच्चे कि ये आपका क्या हो गया, जो मनी बैक हो जाता है बच्चे, है ना, तो उसको जो भी कहते होंगे समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे वजीफा आ जाना बेटा, है ना, ये सारी चीजें हो जाती है। तो आर्टिकल 41 ये कहता है भाई कि कुछ दशाओं में हम आपको काम भी देंगे, फ्री में शिक्षा भी देंगे, और जितना हमसे हो सकेगा वो हम पब्लिक एड की बात करेंगे, यानी लोक सहायता की बात करेंगे। और ऐसे लोगों को जो बेरोजगार होंगे भाई, निःशक्त होंगे, एकदम से बेकार होंगे, बूढ़ा व्यक्ति होगा और बीमार ग्रसित लोग होंगे, इन लोगों के सहायता की बात की गई है। कौन से आर्टिकल में? तो आप रिजल्ट लगाओगे सर आर्टिकल 41 में बात की गई है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर हो जाएगा। अब आर्टिकल 41 हो गया तो हम आर्टिकल 42 की बात करते हैं बच्चे। आर्टिकल 42 ये कहता है काम की न्याय संगत होनी चाहिए। आर्टिकल 42 ये कहता है काम की न्याय संगत
काम की न्याय संगत। और बच्चे यहाँ पर मैटरनिटी की बात की गई है, यानी प्रसूति सहायता की बात की गई है बच्चे। मानोचित दशाएं प्रसूति सहायता। क्या होगा बच्चे? प्रसूति सहायता होगा। काम की न्याय संगत कामा मानोचित दशा में प्रसूति सहायता मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है बच्चे। मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है बच्चे। ठीक है, लिख लिया होगा। प्रसूति सहायता में बच्चे छुट्टी का भी प्रावधान है, छुट्टी का भी प्रावधान है। यानी काम की क्या होनी चाहिए? न्याय संगत होनी चाहिए बच्चे, चाहे वो मेल हो और चाहे वो क्या हो, फीमेल हो बच्चे, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ फंडिंग वगैरह भी होती है बच्चे गवर्नमेंट की तरफ से। तो प्रसूति सहायता का प्रावधान बच्चे डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में है? तो आप लगाओगे आर्टिकल 42 में है बच्चे। ठीक है, काम की न्याय संगत होनी चाहिए भाई, सबको रिलीफ मिलना चाहिए। अगला आर्टिकल होगा 43। कौन सा आर्टिकल बेटा? 43 कहता है क्रमिक की न्यूनतम मजदूरी। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्रमिक की न्यूनतम मजदूरी, क्रमिक की न्यूनतम मजदूरी, क्रमिक की न्यूनतम मजदूरी यानी काम करने वाले व्यक्ति की बात की गई। मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, क्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की बात की गई है बच्चे। कॉटेज इंडस्ट्री में बात की गई है। इसी में एक और होगा कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री की बात की गई है बच्चे। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग की बात की गई है। और क्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की बात की गई है बच्चे। कॉटेज इंडस्ट्री की बात की गई है। मिनिमम वेजेस फॉर वीकर सेक्शन, समझना एक क्रमिक है, क्रमिक का मतलब है काम करने वाला जो व्यक्ति होगा उसे न्यूनतम क्या दी जाएगी? मजदूरी दी जाएगी बच्चे। अब अगर ध्यान से देखो, मुझे देख लो बच्चे, अब मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो डन है सिर्फ सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा। और अगर सैलरी मिल रही है बच्चे तो इस सैलरी से हम बताओ बच्चे अपना उपभोग कंजप्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? जल्दी से बताओ सारे बच्चे, बताओ। कंजप्शन करेंगे। अब भाई उपभोग कर लेंगे, उपभोग के बाद ही तो फिर हम बचत कर पाएंगे बच्चे। उपभोग के बाद ही तो हम क्या करेंगे? शेविंग करेंगे। अगर ये नहीं है, ये नहीं है तो क्या हम अपने कल्चर को, अपनी परंपराओं को बच्चे सुरक्षित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर जी, ये आप याद रखिएगा। यानी कि जब तक इकोनॉमी नहीं होगी, मेरे पास सैलरी नहीं होगा, वेतन नहीं होगा, तब तक बच्चे आप अपने कल्चर को बच्चे सुरक्षित नहीं कर पाओगे, अपने धर्म को आगे लेकर नहीं जा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल देते हैं सर, अगर ये ना हो, अर्थव्यवस्था हो ही ना, तो क्या आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं बच्चे? अब जाने के लिए आपके पास अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था में मनी होना चाहिए। अब मनी नहीं है, पता लगा बेटा क्या करोगे? बैठे रहोगे। धर्म अपनी जगह, परंपरा अपनी जगह बैठकर खुश रहे और मैं अपनी जगह बैठा हूं। क्लियर हो जाएगा? मैं कहता हूं बच्चे, एक नाम था ना, सारे बच्चे जानते हो, आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय।
अब राजा राममोहन राय उस जमाने में थे बच्चे जब वहां पर हमारे धर्म को बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता था और सारे लोग धार्मिक थे बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और उन्होंने, आपको भी पढ़ा होगा सर, सब जानते हो बच्चे, कि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। किसका बेटा? मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो वो चाहते थे सर कि अगर इतनी देर मेहनत किया जाए और उस मेहनत के बदले, ठीक है, हमें कुछ सैलरी मिल जा रही है, तो जब सैलरी मिलेगी बेटा, तो आप बताओ सर, आपका जो जीवन स्तर होगा वो निम्न होगा कि जीवन स्तर उच्च होगा? भाई लाजमी है, जब आपको पैसे मिलते रहेंगे तो दिन प्रतिदिन आपका जीवन स्तर कैसा होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो बताओ यार सारे बच्चे कि जब जीवन स्तर बढ़ेगा तो आपका बच्चे मार्केट का रेपुटेशन कैसा होगा? हायर लेवल का हो जाएगा। आपके कपड़े एडवांस हो जाएंगे, गाड़ी हो जाएगी, मोबाइल हो जाएगी बच्चे, है ना। तो सारे चीजों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। यानी कि सीधा वन लाइन में कह सकते हो, जब इकोनॉमी होगी तो आपका डेवलपमेंट होता चला जाएगा, आप स्मार्ट बनते चले जाओगे। अब जब ये है ही नहीं है तो फिर बताओ यार कुछ पॉसिबल है? कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी चीज है बच्चे कि आप अवकाश का लाभ उठा सकें। भाई अवकाश का भी प्रावधान किया गया है कि हफ्ते में 5 दिन 6 दिन काम करने हैं और कहीं कहीं 2 डेज की छुट्टी है, कहीं कहीं 1 डेज की छुट्टी है। यानी वह आदमी जो वीक में कमा रहा है उसे खर्च करने का भी उसे क्या दिया जाए? टाइम दिया जाए बच्चे। क्लियर हो जाएगा। इतनी बात बताओ आर्टिकल 43 में समझ में आई। मिनिमम बैगेज बच्चे वर्कर्स की बात कर रहा है और कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहा है आर्टिकल। भाई न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए ताकि ये अवकाश का उचित उपभोग कर सकें या उचित उपयोग करके अपनी नीड और वांट्स को ये क्या कर सकें? फुलफिल कर सकें बच्चे, पूरा कर सकें अपनी जरूरत की चीजों को। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारा आर्टिकल होगा 44 या बच्चे इसी में थोड़ा सा कॉटेज इंडस्ट्री में ही कुछ परिवर्तन किए गए थे। अभी आप देखते हो सर एनटीपीसी का नाम सुना होगा। अब एनटीपीसी बच्चे या ओएनजीसी ये सब गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, बट इनका मैनेजमेंट एक क्रमिक व्यक्ति को दिया गया है। यानी इसके डायरेक्टर और अन्य जो अधिकारी होंगे वो सब बच्चे क्या किए गए? बाहर से हायर किए गए लोग होते हैं। क्लियर हो जाएगा। तो इसी में एक पॉइंट बढ़ा लो बच्चे, आर्टिकल 43 का सब क्लॉज ए जो होगा ये प्रबंधन में बच्चे कार्मिकों की भागीदारी की बात करता है। आर्टिकल 43 का ए, आर्टिकल 43 का ये। अब ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है बच्चे, 1976 द्वारा जोड़ा गया। और इसमें कहा गया उद्योगों के मैनेजमेंट में कार्मिकों की भागीदारी, उद्योगों के मैनेजमेंट में यानी उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी। ठीक है बेटा, कार्मिकों की किसकी बात किया गया है? भागीदारी की बात किया गया है। आर्टिकल 43 के ए पॉइंट में किया गया है बच्चे। क्लियर हो जाएगा, कर लीजिएगा। पार्टिसिपेशन वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट या पार्टिसिपेशन वर्कर्स इन मैनेजमेंट। ठीक है। इसी में एक और आर्टिकल बाद में जरूरत महसूस हुई तो जोड़ दिया गया। तो वो जो जोड़ा गया वो पक्का है आर्टिकल, ये 43 का ए था तो ये 43 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब पक्का है वो 42वां संविधान संशोधन आया था तो ये बच्चे 97वां संविधान संशोधन आया और ये 2011 में आया। कौन से सन में आया बच्चे? 2011 में आया। और यहां पर सहकारी समिति की बात की गई बच्चे, सहकारी समिति की बात की गई है, सहकारी समिति की बात की गई है। ठीक है।
और इस सहकारी समितियों का जो उद्देश्य था बच्चे, ये लोक कल्याण था। उद्देश्य क्या था? तो आपको पता है सर, ये लोक कल्याण था, यानी लोगों का विकास करना इस सहकारी समितियों का प्रमुख लक्ष्य था। लोगों का विकास करना इन सहकारी समितियों का प्रमुख लक्ष्य था बच्चे। अब आपसे अगला क्वेश्चन कर दिया जाए कि सहकारी समितियों का गठन कौन करता है? सहकारी समितियों का गठन राज्य सरकार करती है। सरकार सहकारी समितियों का गठन बेटा राज्य सरकार बच्चे करती है। दूसरा उद्देश्य लोक कल्याण, यानी लोगों का विकास करना, लोगों का विकास करना, लोगों का क्या करना? विकास करना बच्चे। एग्जाम्पल दे देते हैं यहां पर, जैसे अमूल डेयरी, पराग, नाम तो सुना होगा, सबसे बड़ी दुग्ध कंपनी है और इसके संस्थापक का नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन संस्थापक किसके हैं? अमूल्य के हैं, गुजरात में है सर। और आप याद रखना, श्वेत क्रांति के भी पिता किसे कहे जाते, श्वेत क्रांति का पिता भी किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अमूल का संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। फिर अगला क्वेश्चन आ जाए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? लास्ट टाइम मैंने कराया था। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। क्लियर? अब इसको नोट कर सकते हो आप सारे बच्चे। आर्टिकल 43 डायरेक्ट ये कहता था कि बच्चे श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योग की बात किया था। फिर बाद में 43 का ए आया, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे शामिल किया गया और कहा गया जो भी इंडस्ट्री होगी उसका जो मैनेजमेंट होगा उसमें बच्चे वर्कर्स की क्या भागीदारी का प्रावधान कर दिया गया। क्लियर हो जाएगा? फिर बच्चे आपको पता है ये अगला आर्टिकल आ गया, आर्टिकल 43 का बी पॉइंट, और इसको बच्चे जोड़ा गया 97th बच्चे अमेंडमेंट एक्ट जोड़ के तहत। और कब आया? तो आपको भी पता है 2011 में आया। सहकारी समिति का प्रावधान किया गया। सहकारी समितियों का गठन कौन करता है? राज्य सरकार करती है। और उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण है, यानी लोगों के डेवलपमेंट की बात की गई है बच्चे। क्लियर हो जाएगा? मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया कि अमूल कंपनी सहकारी समितियां हैं बच्चे, पराग भी सेम है। क्लियर? इतनी बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से सारे बच्चे डन करो। उम्मीद है नोट कर लिया होगा बच्चों ने। ठीक है, तो आर्टिकल 43 भी आपका क्या हुआ बच्चे? कंप्लीट। 43 का ये कहता है उद्योगों में मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी, और आर्टिकल बी ये कहता है सहकारी समिति जिसका गठन राज्य सरकार करेगी, जिसका उद्देश्य है लोक कल्याण। उद्देश्य है लोक कल्याण। अब हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 और आर्टिकल 44 ये कहता है बच्चे, आर्टिकल 44 ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 ये कहता है बच्चे समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता बच्चे। क्लियर हो जाएगा? इसे इंग्लिश में कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। समझाते हैं बच्चे। और आपको भी पता है इकलौता राज्य है बच्चे जिसका नाम गोवा है। क्या नाम है बेटा? गोवा। गोवा में ही बच्चे आपको पता है कौन सा एक्ट लागू है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है बच्चे। क्लियर हो जाएगा? यहां पर इसका अर्थ यही होता है सर, ध्यान से देख लेना, सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए, इसका अर्थ है सभी धर्मों के लिए एक समान, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून, एक समान कानून।
क्या इंडिया में ऐसा है सर? आप बोलोगे नहीं सर, ऐसा भारत देश में नहीं है, सभी धर्मों के अपने अपने कुछ रूल और रेगुलेशन है बच्चे। तो यहां पर जो समान नागरिक संहिता की बात किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, तो इकलौता राज्य है जहां लागू है, आपको पता है गोवा, और गोवा की कैपिटल जो है बच्चे आपको भी पता है पणजी, क्या है? पणजी। और अगर बात किया जाए सर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपको पता है सर गोवा है, और गोवा की राजधानी क्या है, तो आपको पता है सर पणजी है। क्लियर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आए कि भारत देश का वह कौन सा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यानी एक समान नागरिक संहिता कानून लागू है, तो आप बताओगे सर गोवा में लागू है। और इसका अर्थ होता है सभी धर्मों के लिए एक समान कानून। क्या भारत के अन्य राज्यों में भी है सर? तो आपका रिजल्ट होगा नहीं है। मैं समझाता हूं, इतना नोट करो जल्दी से। तो यहीं पर लिख दो बच्चे, भारत में अलग अलग, भारत में क्या है? अलग अलग है। कौन से राज्य को छोड़कर? तो आपका रिजल्ट होगा सर गोवा को छोड़कर, गोवा को छोड़कर। इतना नोट पॉइंट करो जल्दी से। ठीक है। अब इसका अर्थ यही है सर, सभी बच्चे धर्मों में शादियां अलग अलग तरीके से होती हैं, डाइवोर्स भी अलग अलग तरीके से होता है, जिसे आप तलाक कहते हो बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तलाक भी दो प्रकार से होता था, एक 3 महीने का प्रोसीजर होता और एक तत्काल वाला होता है। तो भारत देश में तत्काल वाले तलाक को आपको पता है सायरा बानो केस आया था, उसके तहत बच्चे उसे लीगल नहीं अनलीगल घोषित कर दिया गया, और मिनिमम 3 महीने की 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सभी धर्मों के लिए अलग अलग बच्चे मैरिज के सिस्टम होता है, और अलग अलग डाइवोर्स सिस्टम भी है बच्चे। उत्तराधिकार को लेकर भी अलग अलग कानून है, उत्तराधिकार को भी लेकर अलग अलग कानून है बच्चे। और ध्यान से सुनिए, जैसे हिंदू धर्म में बच्चे संपत्ति में महिलाओं का अधिकार होता है, ठीक है, लेकिन मुस्लिम धर्म में बच्चे महिलाओं को उत्तराधिकार नहीं माना जाता। क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर कुछ नोट पॉइंट लिख दो बच्चे, नोट पॉइंट करके लिख देना, नोट पॉइंट लिख देना बच्चे। शादियां अलग अलग, आप सारे लोगों की शादी होगी बच्चे, जल्दी हो, शादी अलग अलग, उत्तराधिकार कानून अलग अलग, उत्तराधिकार कानून अलग अलग, ठीक है। और एक लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, संपत्ति का जो अधिकार होता है मुस्लिम धर्म में महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, यह अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो उत्तराधिकार को लेकर भी अलग अलग कानून है, डाइवोर्स को लेकर भी, शादी भी अलग अलग रीति रिवाज से होती है, सारे बच्चे जानते हो, सारे बच्चों की शादी भी होगी, ठीक है। चलो इसे नोट करो जल्दी से, ये भी आर्टिकल फिनिश हो गया। और सायरा बानो केस था बच्चे, मैं बताऊंगा 3 तलाक वाला सिस्टम यहां से खत्म कर दिया गया, तो यहीं पर ऐसे लिख दो सायरा बानो केस, और इसी केस के बाद 3 तलाक को अवैध करार दिया गया। और कितने वर्ष की सजा रखी गई है इसमें? 3 वर्ष की सजा। सायरा बानो केस आया था बच्चे, अब आपराधिक हो गया बच्चे, अनलीगल। उम्मीद है आर्टिकल 44 भी समझ में आ गया होगा। हालांकि ये होना चाहिए बच्चे, भारत के सभी राज्यों में इसे लागू होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन भारत देश के एक ही राज्य में लागू है, और उस राज्य का नाम क्या है? तो आपका रिजल्ट हो जाएगा सर गोवा। अब बच्चे आर्टिकल 45 पर जल्दी से पहुंचते हैं। आर्टिकल 45 बच्चे कहता है शिक्षा का अधिकार।
शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। और आपको पता है सर, ये पहले जो शिक्षा का अधिकार था यहाँ पर कितने वर्ष से कितने वर्ष तक था, 6 से 14 वर्ष तक था। लेकिन आपको पता है अब ये जो है 6 से 14 वर्ष, अब वर्तमान में बेटा ये आपको भी पता है कि ये आर्टिकल 21 के काम में चला गया। कहाँ चला गया? आर्टिकल 41 के काम में चला गया। और जो आर्टिकल 45 है, अब यहाँ बच्चे बचा है 0 से कितना वर्ष, 6 वर्ष बचा है बच्चे। यानी अब जो डीपीएसपी का आर्टिकल 45 है वो बच्चे सिर्फ 0 से 6 वर्ष तक की शिक्षा देगा। और अब जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, वो 6 से 14 वर्ष अब बच्चे वर्तमान में 21 के का में है। और 21 के का मतलब है अब ये फंडामेंटल राइट है। कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है बच्चे। कौन सा राइट है? तो आपका रिजल्ट होगा सर मौलिक अधिकार है। अगर पूछा जाए सर ये 21 का कब आया, तो आपका रिजल्ट होगा सर 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। क्लियर हो जाएगा। तो अब बच्चे 21 के काम में 6 से 14 वर्ष और अब 45 में 0 से 6 वर्ष। क्लियर हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं बच्चे, फ्री में एजुकेशन है। नोट कर लेंगे सारे बच्चे जल्दी से जल्दी। मोहिनी जैन केस था, बताया था, केस डिस्कस करेंगे आगे। उम्मीद है आर्टिकल 45 भी आपको समझ में आ गया होगा शिक्षा का। अब अगली बात करते 46 बच्चे जो होता है, 46 होता है, ये कमजोर वर्ग के लोगों के बच्चे डेवलपमेंट की बात करता है। यानी कि आर्टिकल जो 46 होगा बच्चे, अनुच्छेद जो 46 होगा, ये बच्चे SC ST, और आपको पता है सर ये ST SC जो होते हैं वीकर सेक्शन होते हैं, यानी कमजोर वर्ग होते हैं। वीकर सेक्शन की बात की गई है, कमजोर वर्ग के डेवलपमेंट की बात की गई है। डेवलपमेंट की बात की गई है। और इसके लिए एक्ट भी बनाया गया था, मैंने आपको बताया है, SC ST एक्ट। इनको बच्चे जो कमजोर वर्ग हैं इनको ये सहायता करेंगे। यानी कि सीधा सा आप कह सकते हो इनके बच्चे जो कमजोर वर्ग हैं, एग्जाम्पल में SC और ST हैं, इनके सामाजिक स्ट्रक्चर को और प्लस इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को, यानी कि बच्चे इनके सामाजिक डेवलपमेंट की बात की गई है और प्लस आर्थिक डेवलपमेंट की बात की गई है बच्चे। किसके? तो आप बोलोगे सर वीकर सेक्शन की बात की गई है। और इसमें आते हैं SC और ST। कौन सा आर्टिकल बेटा? तो आपका रिजल्ट होगा आर्टिकल 46। क्लियर हो जाएगा। और मैंने कहा था, याद होगा जो मैंने फैक्ट लिखाया था, तो मैंने कहा था कि राजनैतिक लोकतंत्र की व्यवस्था फंडामेंटल राइट्स करता है और सामाजिक और प्लस आर्थिक बच्चे डेमोक्रेसी की बात डीपीएसपी करता है। तो आर्टिकल 46 या 46 किस में है? राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। तो ये जो कमजोर वर्ग है SC ST बेटे, इनके सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट की बात किया गया है आर्टिकल 46 में। क्लियर हो जाएगा बच्चे। जल्दी से सारे लोग डन लिखकर भेजो, डन लिखकर भेजो। ठीक है। अब जब इतनी बात हो गई है तो आपको भी पता है सर इनको आगे लाने के लिए हमने इनको छूट दिया बच्चे, आरक्षण दिया। क्या दिया बच्चे? आरक्षण दिया। SC ST आरक्षण दिया। आर्टिकल 15 के 4 पॉइंट में और 5th पॉइंट में मैंने डिस्कस किया है। अनुच्छेद 15 फंडामेंटल राइट्स का फिर से पढ़ लीजिएगा। और लोकसभा प्लस विधानसभा में
लोकसभा प्लस विधानसभा में हमने इनके सीटों का भी आरक्षण किया है, इनके सीटों का भी आरक्षण किया है। किसके सीटों का? कमजोर वर्ग, जिन्हें हम एससी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात की गई है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद है कि आरक्षण भी इनको दिया गया है ताकि इनका बच्चे जो जीवन स्तर हो वो अच्छे लेवल पर आ सके। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ओबीसी में तो क्रीमी लेयर है और नॉन क्रीमी लेयर है। नॉन क्रीमी का मतलब है सर कि भारत सरकार ने एक क्राइटेरिया बना दिया है। क्लियर हो जाएगा कि भाई इतने से ज्यादा कमाओगे तो आप अपना डेवलपमेंट कर चुके हो, इतने से कम कमाओगे तो मैं आपको अपनी समस्त छूट का क्या दूंगा। बच्चे क्या कहते हैं, या सीधा कह दो हम अपनी समस्त छूट को आप पर लागू कर देंगे, यानी मैं लाभ दूंगा आपको। क्लियर हो जाएगा। एससी एसटी में क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर की अभी व्यवस्था नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट प्रयास कर रही है बच्चों। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई ऐसे लोगों को अलग करिए जो आरक्षण का लाभ ले चुके हों, जिनका डेवलपमेंट हो चुका हो। अब आर्टिकल 47 ये कहता है बच्चे कि हम आपके न्यूट्रिशन लेवल को चेक करेंगे, पोषाहार स्तर की बात करता है आर्टिकल 47 बच्चे, यानी कि ये बच्चे हेल्थ रिफॉर्म की बात करता है। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की बात करता है, स्वास्थ्य सुधार की बात करता है बच्चे, हेल्थ रिफॉर्म की बात करता है। कौन बच्चे? और पोषाहार जो स्तर हो आपका, पोषाहार स्तर बच्चे वो हाई लेवल का हो, उच्च हो बच्चे। जो न्यूट्रिशन स्टेज हो वो आपकी लेवल की होनी चाहिए ताकि हम लोगों का क्या सुधरा रहे, हेल्थ सुधरा रहे बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और अगर इसको सुधारना है सर, इसको उच्च लेवल पर ले जाना है, तो उन सभी बच्चे चीजों को निषेध किया जाएगा, मना किया जाएगा, सरकार मना करेगी जो आपके हेल्थ पर बच्चे बैड इफेक्ट डालते हो। यानी कि सरकार उन सभी मादक द्रव्यों को, क्लियर हो जाएगा, या बच्चे पेय पदार्थों को, उन सभी मादक द्रव्यों को या पेय पदार्थों को, यानी कि अल्कोहल की बात की गई है बच्चे। किसकी बात की गई है? अल्कोहल की, अफीम की, चरस की, इन सब की बात की गई है। इन सब से सरकार आपको क्या करेगी? मना करेगी बच्चे कि आप इन चीजों का सेवन नहीं कर सकते हो, और अगर लगातार करते हो तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा और आपका पोषण स्तर उच्च से किधर चला जाएगा? निम्न चला जाएगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो नशीले पदार्थ को सरकार बैन करती है बच्चे, यानी यहां से लिख दो, पेय ना लिखो, नशीला पदार्थ लिख दो। नशीला पदार्थ, अल्कोहल, मादक द्रव्यों पर सरकार क्या करती है? निषेध करती है, मना करती है बच्चे। प्रोहिबिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन स्टेट हाई लेवल का आपका होना चाहिए। हेल्थ रिफॉर्म यानी स्वास्थ्य सुधार। लेकिन फिर भी आप ये देखते हो बच्चे कि मार्केट में निकलो तो लिखा रहता सरकारी अंग्रेजी दुकान, सरकारी देशी दुकान। क्लियर हो जाएगा। तो आर्टिकल बच्चे 47 का कहीं ना कहीं उल्लंघन भी करते हैं राज्य, और ये राज्य पर निर्भर करता है। गुजरात ने दारू पर बैन किया था, केरल ने दारू पर बैन कर दिया बच्चे, बिहार ने भी किया था। क्लियर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार भी है। तो ऐसे में बच्चे आर्टिकल 47 राज्य पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो इस पर बैन लगा दें और चाहे तो हम आपको पियक्कड़ बना दे बच्चे। क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही सर एक और एग्जाम्पल है, हमारी सरकार ने बच्चे पल्स पोलियो चलाया था। कौन सा पोलियो? पल्स पोलियो। हालांकि भारत देश बेचा अब पोलियो मुक्त राष्ट्र बन चुका है, पोलियो मुक्त राष्ट्र है बेटा। क्लियर हो जाएगा। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अभी पोलियो मुक्त नहीं हो पाया है। क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है आर्टिकल 47 भी आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य उन सभी मादक द्रव्यों और नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा जो आपके हेल्थ को खराब करेगा
और आपके न्यूट्रिशन स्तर को गिरा देगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर इन मादक द्रव्यों का प्रयोग बच्चे मेडिसिन में किया गया हो, औषधियों में किया गया हो, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन मादक द्रव्यों का प्रयोग औषधि में किया गया हो, क्लियर हो जाएगा, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 47 हो गया। ठीक है, अब हम अगली बात करेंगे आर्टिकल 48 की। बच्चे ये बात करता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की, यानी कि आर्टिकल 48 बच्चे कृषि और पशुपालन की बात करता है। क्लियर हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। बच्चे हस्बैंड मत समझ लेना, ठीक है, नहीं पता लगना हस्बैंड समझ लो, हस्बेंड्री HUSBANDRARY। क्लियर, एग्रीकल्चर बच्चे और एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है आर्टिकल कौन बच्चे 48। और इसमें सर 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, एग्रीकल्चर को वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया जाएगा और गाय के वध पर रोक लगाया। और यहां गाय ही नहीं बच्चे, जितनी भी दुधारू पशुएं हैं उन सभी के बच्चे हत्या पर, वध पर गवर्नमेंट आर्टिकल 48 के तहत राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि इसे बैन कर दे। ठीक है, और वैज्ञानिक विधि से इन दोनों का डेवलपमेंट किया जाए। बच्चे आजकल आप लोग देखते हो हाइब्रिड गाय होती है, देसी गाय होती है, और उसे इंजेक्शन बच्चे ना साहीवाल का लगवा लेते हैं, तो फिर ये वैज्ञानिक प्रगति ही तो है। ठीक है, और हाँ बच्चे, अगर गाय के वध की बात किया जाए तो ये काउ स्लॉटर होता है, इसे काउ स्लॉटर बोलते हैं बच्चे। बूचड़ खाना, जहां गाय वाय कटता रहता है सर, तो फिर ये हो जाता है। ध्यान से देख लो इसे और नोट करो जल्दी से। आर्टिकल 47 कहता है भाई आपका जीवन स्तर जो भी मादक द्रव्य खराब कर देंगे उनके बच्चे प्रतिबंध लगा देंगे। 46 कहता है SC ST और कमजोर वर्ग के लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। फिर आर्टिकल 45 ये कहता है कि सर जी मैं सारे बच्चों को क्या करूंगा, शिक्षा दूंगा, लेकिन अब 0 से 6 दूंगा मैं, और 6 से 14 देने का अधिकार 21 को प्राप्त हो गया। अब आर्टिकल बच्चे 48 हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अगला होगा बच्चे आर्टिकल 48 का आर्टिकल जो 48 का होगा बच्चे, ये वन और वन्यजीव के संरक्षण की बात करता है। तो पहली चीज बच्चे यहां पर ध्यान से देखो, ये कब आया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। ये पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण इन्वायरमेंट के संरक्षण की बात, पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 48 का पॉइंट होगा बच्चे। और पर्यावरण संरक्षण में जो होंगे वो वन होंगे और वन्यजीव होंगे, वन होंगे और कौन होंगे बच्चे, वन्यजीव होंगे। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं बच्चे, जैसे एक टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, किसी बच्चे को टाइगर प्रोजेक्ट पता हो तो बताओ कब चलाया गया। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और उम्मीद है ये आर्टिकल भी समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 48 ये कहता है कृषि एवं पशुपालन की प्रगति करेंगे वैज्ञानिक विधि से, साइंटिफिक व्यू से, और काउ स्लॉटर और प्लस अन्य जितने भी दुधारू पशु हैं उनकी वध पर, हत्या पर बच्चे क्या करेंगे, बैन लगा देंगे। आर्टिकल 48 का की महसूस हुई हमें बच्चे, तब महसूस जब हुआ तब हमने इसको काउंट कर लिया और शामिल कर लिया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पर्यावरण के संरक्षण की बात मैंने किया, और पर्यावरण में वन और
वन्य जीव बच्चे, इसीलिए हमने सर ध्यान से देखिएगा वन्य जीव संरक्षण एक्ट भी बनाया 1972 में और टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया 1970। ऐसे हाथी प्रोजेक्ट है, बहुत सारे बच्चे क्रोकोडाइल है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए। ठीक है, अगला बच्चे हम लोग पढ़ते हैं, बस जल्दी से फिनिश कर लेते हैं इसको। अब आर्टिकल 49 पर हम लोग पहुंच गए और उम्मीद है सारे बच्चों ने राष्ट्रीय स्मारक का नाम सुना होगा, विश्व धरोहर का नाम सुना होगा। तो यहां पर बच्चे राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात की गई है, राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात की गई है बच्चे। कौन से आर्टिकल में? तो आप बोलोगे सर आर्टिकल 49 में। और जैसे फॉर एग्जांपल है लाल किला, रेड फोर्ट कहते हैं, किसने बनवाया? देख लेना भाई, शाहजहां ने बनवाया। लाल किला कहाँ है? ताजमहल, ये भी किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ये सब राष्ट्रीय स्मारक है और बहुत सारे जंतर मंतर भी है, जयपुर में भी है, बनारस में भी है, जिसको हमारी संसद धरोहर घोषित कर दे बच्चे, उन सभी का क्या करना है? संरक्षण करना है। और आपको पता है भारत राज्यों का एक संघ है, तो सारी धरोहरें राज्य में तो ही होंगी, तो संसद उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे देता है और उसकी देखरेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? राज्य की हो जाती है बच्चे। ये बात याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगा? ठीक है, राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात की गई, लाल किला, रेड फोर्ट भी बता दिया, ताजमहल है, जंतर मंतर है, बहुत सारे हैं बच्चे। और मेरे ख्याल अब तो 36 चलो छोड़ो, बाद में बताएंगे। अगला बच्चे आर्टिकल 50, कार्यपालिका को न्यायपालिका से, अभी भी आया था कुछ दिन पहले कोई, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक, और पृथक का मतलब बच्चे ना जानते होंगे तो लिख लेंगे अलग, पृथक किया गया है। पृथक किए जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तभी तो हम कहते हैं सर कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और कार्यपालिका उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल दे दें बच्चे, पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, इसके पास 2 शक्तियां होती थी बच्चे, एग्जीक्यूटिव पावर भी होता था, यानी कार्यपालिका शक्ति भी थी बच्चे, और जस्टिस पावर भी होता था, यानी न्यायपालिका की भी शक्तियां थी। क्लियर हो जाएगा? लेकिन वर्तमान में बच्चे जस्टिस को अलग कर दिया गया है और इनके लिए बच्चे डिस्ट्रिक्ट जज की व्यवस्था कर दी गई है बच्चे। किसकी? डिस्ट्रिक्ट जज की व्यवस्था कर दी गई है बच्चे, डिस्ट्रिक्ट जज की व्यवस्था कर दी गई है, ये याद रखिएगा। क्लियर हो जाएगा? तो डीएम के पास अब सिर्फ प्रशासनिक कार्य बचा, एग्जीक्यूटिव पावर बचा, और जस्टिस की सारी फैसिलिटी के लिए हमने जिला न्यायालय, कौन सी न्यायालय बच्चे? न्यायालय। और इसे कहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये आप याद रखिएगा, जिले का राजा होता है बच्चे एक डीएम। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया ताकि ये दोनों लोग स्वतंत्र अवस्था में कार्य कर सके। क्लियर हो जाएगा? आर्टिकल 50 भी हमारा खत्म हुआ। नोट करो जल्दी से।
अगला बच्चे आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है, शांति एवं सुरक्षा की बात करता है कौन? तो आपका रिजल्ट होगा सर आर्टिकल 51 सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पीस। सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पीस। और आपको पता है सर जी कि जो भारत है, एक नोट पॉइंट है बच्चे, भारत बच्चे विदेशियों के प्रति डिफेंसिव नीति अपनाता है। कौन सी नीति बच्चे? डिफेंसिव नीति अपनाता है। भारत कभी भी एक नीति नहीं अपनाता, साम्राज्यवादी नीति को फॉलो नहीं करता बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और आज बच्चे क्या है, ये जो हमारी डिफेंसिव नीति है इसका कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं बच्चे। फॉर एग्जाम्पल चीन भी इसका लाभ लेना चाहता है। भारत देश बच्चे साम्राज्यवादी विचारधारा का नहीं है। क्लियर हो जाएगा। हमारी नीति पड़ोसियों के प्रति हरदम डिफेंसिव रही है और शायद यही एक कारण है। जैसे कहते नहीं बच्चे कि मार्केट में आप जब चलो तो अगर कोई आपसे टच कर जाए ना तो फिर अगर आप बच्चे रिस्पेक्ट दे दोगे तो अगला सर पर चढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसी ही कहानी है। हम आजादी के बाद से बच्चे अपने पड़ोसियों से रिश्ता बनाए रखें, इसलिए हम हरदम कौन सी नीति पर चले बेटा? डिफेंसिव नीति पर। और आज यही नीति बच्चे हमारे लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुसीबत है। तो देखो अब समय आ गया है बच्चे कि जैसा सामने वाला करे वैसे ही उसके सामने हमें रिएक्ट करना चाहिए बच्चे। क्लियर हो जाएगा। भाई सामने वाला लेकर गोली चला रहा है, मेरे ऊपर दौड़ा रहा है और हम करें भैया मत मारो मत मारो, अरे तुम्हारे पास भी हो, कट्टा उठाकर मार दो। कुछ बच्चे ऐसा ही है। नहीं तो आज काला पानी विवाद हो गया, लद्दाख विवाद हो गया। और बच्चे अभी मैं लिख देता हूं, ये डिफेंसिव नीति का ही बच्चे कारण है कि बार बार हमारी तानातनी पड़ोसियों से हो जाती है। जैसे करंट पॉइंट में नेपाल से हमारा एक विवाद चल रहा है, काला पानी विवाद बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब काला पानी नेपाल कहता है मेरा है भैया, सब तुम्हारा ही हो जाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं थे क्या बच्चे? फिर अभी लद्दाख को लेकर आप सारे बच्चे देख रहे हो बच्चे। क्लियर हो जाएगा। लद्दाख का फायदा ले रहा है बच्चे चीन, है ना। पीओके आपको पता होगा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसको लेकर हमारा लफड़ा किससे चल रहा है? हमारे पड़ोसियों से चल रहा है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो ये इसलिए लफड़े चल रहे हैं क्योंकि हमारी जो पड़ोसियों के प्रति सोच है वो बड़ी डिफेंसिव है सर, मित्रता वाली सोच है। लेकिन कहीं ना कहीं सर लोग इस कमजोरी का क्या उठाना चाहते हैं? फायदा ही उठाना चाहते हैं बच्चे। अब तो समय आ चुका है बच्चे, जैसा बच्चे लोग करें वैसा ही उसके साथ क्या करना चाहिए? रिएक्ट करना चाहिए। तो फिर सामने वाला भी तो समझ जाए कि हाँ यार बोलोगे तो ना पटक के मार देगा, है ना। तो चलो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा भी खत्म हो गया हमारा। अब हमारा डीपीएसपी बच्चे चैप्टर क्या हो गया? फिनिश हो गया। और उम्मीद है सारे बच्चे इनबॉक्स में आओ। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बच्चे कमेंट्स में मैसेज कर दो, जल्दी जल्दी करो। डन है सारे बच्चों का? डन है। सारे नोट्स कंप्लीट कर लो, बार बार यही पढ़ना है। सारे बच्चे एक तरफ से डन करो और शेयर लाइक तो जरूर कर दिया करो बच्चे, और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो अगर फ्री में शिक्षा मिल रही है तो। सारे बच्चे बहुत जल्दी से करो, डन करो। देखूंगा कितने लोग हो। अभी है थोड़ी, कितना मिनट? पाँच मिनट और हो गया होगा। ठीक है,
तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है बच्चे ये भी चैप्टर आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। आपका बच्चे जितना चैप्टर फिनिश हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट फिनिश हो गया है, ठीक है, अच्छे से करा दिया है। नागरिकता सिटीजनशिप खत्म हो गया है। अब उसमें बच्चे राज्य का पुनर्गठन अधिनियम बाकी है, उसको मैं करा दूंगा बच्चे, है ना। और आपका बच्चे एक आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का रिलेशन बताना है, वो भी एक लेक्चर लगेगा, बता दूंगा, अच्छी वीडियो बना दूंगा। फिर आपका हो गया बच्चे फंडामेंटल राइट्स हो गया और आपका डीपीएसपी भी खत्म हो गया, ठीक है। अब इसी में बच्चे एक छोटा सा टॉपिक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। हेडिंग डालिए जल्दी से, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई हमारी कुछ ड्यूटीज भी तो होती हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखेंगे पार्ट 4 और इसी का आर्टिकल जो अनुच्छेद होगा हमारा 51 होगा और 51 का होगा। क्लियर हो जाएगा। अब मौलिक कर्तव्य बच्चे सोर्स बना, स्रोत है तो आपको लगाओगे रूस। स्रोत कौन है? रूस, रसिया बच्चे, ठीक है। और हाँ, यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा वो होगा सर कि ये जो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल कर दिए गए, तो आपको भी पता है सर का लग गया, और जब का लग गया तो डन है सर कि ये मूल संविधान का हिस्सा तो नहीं था। यानी कि बच्चे 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन किया गया। और बच्चे किया गया तो कब किया गया? 1976 में। और पक्का है ये संशोधन किसी ना किसी के सिफारिश पर किया गया होगा। तो उस समय आपको पता है सर कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति का बच्चे स्वर्ण सिंह समिति का एक गठन किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति का एक क्या किया गया था? गठन किया गया था। और इसी स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही बच्चे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल कर लिया गया, और कहा गया कि अगर अधिकार को सुरक्षित रखना है तो उनकी ड्यूटीज को उन्हें बताना होगा, उनके कर्तव्यों को उनको बताना होगा। तो फिर हमें इसकी नीड पड़ गई बच्चे, तो हमने इसको क्या कर लिया? शामिल कर लिया। नोट कर लो जल्दी से, मौलिक कर्तव्य, अधिकारों का हनन ना हो सर, लोग अधिकारों को सुरक्षित रखें, अपनी ड्यूटीज को समझें, तो फिर ये चीजें शामिल कर ली गई फंडामेंटल ड्यूटीज, और वो फंडामेंटल राइट्स था। क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे भाग 4 का अनुच्छेद 51 का स्रोत रूस है, सिफारिश किया था कांग्रेस ने, एक समिति का गठन किया स्वर्ण सिंह समिति, और इसकी सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया। क्लियर हो जाएगा। नोट कर लो, अगर पूछा जाए कि स्वर्ण सिंह ने कितने कर्तव्य को शामिल करने की बच्चे सिफारिश की थी, तो इन्होंने कहा था 8 कर्तव्य को शामिल कर लिया जाए। कितने कर्तव्य को? 8। लेकिन बच्चे आपको पता होना चाहिए 8 की जगह जब संविधान में शामिल हुआ तो इसकी संख्या 10 थी, और 10 के बाद वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 11, और 11वां आया बच्चे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो 2002 से पहले फंडामेंटल ड्यूटी कितनी थी? 10 थी। एट द टाइम 11 है। सिफारिश किया गया था 8 कर्तव्य की। किसने? सरदार स्वर्ण सिंह ने। कब बच्चे? 1976 में। संशोधन हुआ 42वां, शामिल हुआ 4 के काम है, 51 के काम है। क्लियर हो जाएगा। ये इसके बेसिक इतने ही हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये वाला है, नोट कर लो। मैंने कहा अधिकारों को बच्चे सुरक्षित रखना था, अधिकारों को बचाना था, तो फिर लोगों को उनकी ड्यूटीज बतानी पड़ गई, नहीं तो फिर इन्हें दंडित किया जाएगा बेटा, क्योंकि अधिकारों का हनन होगा भाई, तो फिर दंड तो निश्चित है बच्चे। किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करोगे तो पक्का है, डन तो है, दंडित किए जाओगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आया। तो 2 क्वेश्चन बच्चे, क्या भारत देश के मूल संविधान में शामिल था फंडामेंटल ड्यूटीज? नहीं। कब आया? 1976 में आया सर। यानी मूल संविधान का हिस्सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, लेकिन मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार था। क्लियर?
तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा सर, आपका आज का एक HW दे देता हूं, सारी किताबों में फंडामेंटल ड्यूटीज 11 लिखी हुई है। और आप लोग सारे लोग कल जब मैं बच्चे शुरू का 5 मिनट का जो लेक्चर होगा वो फंडामेंटल ड्यूटीज पर ही होगा, तो आप अपनी कॉपी में फंडामेंटल ड्यूटीज को पहले से ही लिख कर रखिए, ताकि मैं बस यहां पर समझाता चला जाऊं, उसका मतलब तुम्हें बताता चला जाऊं, तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सारे बच्चे करेंगे बेटा कि सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को लिखकर कॉपी में सामने ही रखेंगे, क्योंकि मैं तुरंत उसी की बात करूंगा बच्चे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बच्चे। अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा बच्चे वो हमारा पार्लियामेंट से संबंधित होगा। हम लोग प्रेसिडेंट से शुरू करेंगे बच्चे, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूरा मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। फिर बच्चे हम तुरंत चलेंगे संसद पे, विधायिका पे चलेंगे, और विधायिका में हम लोग पूरी सीट पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, बहुत सारे परिवर्तन होंगे, एंग्लो इंडियन भी खत्म हो गया है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस, लोकसभा स्पीकर पढ़ेंगे बच्चे, है ना, और राज्यसभा अध्यक्ष पढ़ लेंगे, और फिर संसदीय कार्य पढ़ लेंगे और संसदीय कमेटियां। तो फिर ये एक मेजर चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही बच्चे, बाय बाय, टेक केयर। और सारे बच्चे चैट पर बने रहा करो, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है बच्चे, ठीक है। चलो बाय बाय बेटा, टेक केयर बेटा।